नाज़रीन, खामनाई का नमाज जनाजा हुआ, आयतुल्लाह अली खामनाई का, और उसमें मुश्तबा खामनाई शिरकत नहीं कर सके। उनकी अहलिया का जो जनाजा हुआ एक दिन पहले, उसमें भी वो शिरकत नहीं कर सके। आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि मुश्तबा खामनाई अभी भी सामने नहीं आ सकते। अगर वो मंजर आम पे आएंगे तो इसराइल उनको ट्रैक करेगा। बहुत सारे जासूस वहाँ पे मौजूद हैं ईरान में, वो ट्रेस करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से अमेरिका और इसराइल तक मालूमात पहुँचाई जाएँ, क्योंकि मुश्तबा खामनाई एक ऐसी रुकावट है कि अगर इसको दूर कर दिया तो नरम लोगों के लिए जगह बन सकती है और अमेरिका अपने टारगेट आसानी से हासिल भी कर सकता है। लेकिन हार्डलाइनर्स जो हैं वो मुश्तबा खामनाई के साथ हैं, और मुश्तबा खामनाई खुद एक हार्डलाइनर है। उन्होंने अपना पूरा खानदान शहीद करवा लिया, तो अब वो कैसे पीछे हट जाएं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के मौके पे, उनकी तदफीन के मौके पे दुनिया भर से लोग आए। पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग गए। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला, पाकिस्तान का वज़ीर आला सिंध के सूबे का, और बाकी और बहुत सारे सियासतदान, हत्ता के फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान का, ये सब लोग वहाँ पर गए थे। और मुझे हैरत हो रही थी कि ये मकतूल के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं हाथ उठा के, और कातिल के लिए नोबेल का अमन इनाम भी मांग रहे हैं। है ना मजेदार बात? एक तरफ दो दो मरतबा अमन का नोबेल इनाम मांगते हैं उस आदमी के लिए जिसने कत्ल किया, और दूसरी तरफ मकतूल के घर में जाके वहां पे फातह ख्वानी भी करते हैं। इसको आप क्या कहेंगे अपनी जुबान में, सादा जुबान में आप क्या कहेंगे कि जनाब हम मकतूल के साथ भी हैं, कातिल के साथ भी हैं। कातिल ने क्योंकि कत्ल किया है तो हम चाहते हैं कि उसे अमन का नोबेल इनाम मिले। मकतूल क्योंकि कत्ल हो गया है, हमें उसके साथ हमदर्दी है, लिहाजा हम उसके लिए फातह ख्वानी करने के लिए आए हुए हैं। इसको कहते हैं मुनाफिकत, जो हमने यहां पे इस केस में की है। लेकिन इसको नाम दिया जाता है आजकल डिप्लोमेसी का, कि जनाब हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने मुल्क का मफाद देख रहे हैं। नहीं, आप अपने मुल्क का मफाद नहीं देख रहे, क्योंकि इस सारे खेल में आपके मुल्क को महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल आपके मुल्क में हुआ है, और वो आपने किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ है, और किसी मुल्क ने ऐसा नहीं किया जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान में किया, और किसी ने ऐसा नहीं किया। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान का नहीं, आप अपने बारे में सोच रहे थे कि आपने सरकार कैसे बचानी है, आपने इमरान खान से कैसे बचना है, और इमरान खान से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात आंखें बंद करके इन्होंने मानी भी है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट भी एक दिया। उन्होंने कहा चाहते तो निशाना बना सकते थे, नमाज जनाजा में सारे लोग वो आए हुए थे जो हमायत करते हैं या हुकूमत के सारे लोग थे, लेकिन फिर बाद में मुज़ाकरात के लिए भी कोई नहीं बचता। अब ये एक तरह की फिर धमकी है। डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका वैसे छोड़ते नहीं है, चाहते तो यहां पे हम मार लेते, हमारा एहसान है हमने नहीं मारा, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं ईरान के साथ। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप एक बात पे बहुत हैरान हुए, और वो अपनी हैरानगी छुपा नहीं पाए, और उन्होंने वो बात पब्लिकली कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरानी अवाम को आयतुल्लाह अली खामनाई के लिए रोता हुआ देखा तो मैं हैरान हो गया। मुझे तो लगता था कि ईरानी लोग जो हैं वो आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद से नफरत करते हैं, लेकिन मैं ये मनाजिर देख रहा हूं कि लोग तो उससे प्यार करते हैं। देखिए, ये जो हुकूमत या रिजीम इस वक्त ईरान में मौजूद है ना, इसके हमायती भी बहुत बड़ी तादाद में, इसके मुखालिफ भी बहुत बड़ी तादाद में। ऐसा नहीं है कोई मुखालिफ नहीं है, मुखालिफ बोल नहीं पाते, कंट्रोल बहुत अच्छा है खामनाई रिजीम का, तो वो बोल नहीं पाते, निकल नहीं पाते। अब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम उनका विचारों का बना था। ये जंग करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने इतना बड़ा फायदा दे दिया ईरान की मौजूदा सरकार को कि अगर उनकी मकबूलियत कुछ कम हुई भी थी तो वो वापस आ गई। यानी आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करने के बाद उन्होंने इतना बड़ा हीरो बना दिया कि अब ईरानी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इससे पहले लोग इस रिजीम से बहुत सारी शिकायत करते थे। लोग कहते थे जी महंगाई बढ़ गई है, हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं, हम दुनिया में ट्रैवल नहीं कर पाते, हमारे बड़े मसाइल हैं। वो हुकूमत से महंगाई के बारे में, दीगर चीजों के बारे में, गवर्नेंस के बारे में सवालात उठाते थे, लोग ये कहते थे, और उनकी तादाद बढ़ रही थी। लेकिन ये जो कुछ किया है अमेरिका ने और इसराइल में, उसके नतीजे में जो कुर्बानी दी ईरान ने और जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो पूरी कौम इकट्ठी हो गई दोबारा से और मौजूदा सरकार के साथ मिल गई। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना ही किया धरा है। नाजरीन, जरदारी ने डोनाल्ड ट्रंप को दावत भी दे दी है पाकिस्तान के दौरे की, लेकिन अभी तो जरदारी को मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप सही तरह जानता भी नहीं है। वो तो जानता है माई फेवरेट फील्ड मार्शल, और एक वो जानता है शहबाज शरीफ को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। वो इन दो लोगों को जानता है और इनकी गेम उठाई हुई है। याद रखिएगा, यही डोनाल्ड ट्रंप माजी में WWF में था। वो कभी एक पहलवान की गेम उठा के रखता था, कभी दूसरे की। जहां फायदा होता था वहां वो इन्वेस्ट करता था।
तो ये बात आप भूलिएगा मत। डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के अंदर ये खसूसियत है, वो कल कोई और पाकिस्तान की जानिब से बंदा आगे आएगा और उसे काम पड़ जाएगा उस बंदे से, तो डोनाल्ड ट्रंप उसको भी उठा के अपने सर पे बैठा लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप से आप कुछ भी तवक्को नहीं कर सकते। ये सहारा तो है लेकिन बहुत कमजोर है और नाकाबिले एतबार है। बहरहाल आसिफ अली जरदारी के कहने पे पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या नहीं आते, लेकिन एक आधा दौरा तो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का करना चाहिए। देखे ना, पाकिस्तान ने मदद की है इतनी ज्यादा, फील्ड मार्शल ने इतनी ज्यादा फीस सेविंग लेकर देने की कोशिश की है, और उसके अलावा अमन के नोबेल इनाम के लिए 2 मरतबा हर तरह के जुल्म के बावजूद नामजद भी किया है, और इतनी ज्यादा जूते पॉलिश की है। शहबाज शरीफ ने जहां देखा सलूट मारा। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक दफा आ जाना चाहिए। पोल खुल गया जनाब, और हैरत की बात यह है कि अभी तक किसी ने इस्तीफा भी नहीं दिया। एक तो पोल खुल गया मरियम नवाज का, उनकी गवर्नेंस का, कि ये झूठे दावों के ऊपर हुकूमत खड़ी है। हुकूमत ही झूठी है, जो हुकूमत बनी झूठ के ऊपर है, फॉर्म 47 के ऊपर, तो उनसे तो किसी सच की आप तवक्को कर नहीं सकते। जो डीआईजी ऑपरेशन ने कहा और जिस तरह से लाहौर की पुलिस इस्तेमाल हुई, जैसे उन्होंने कहा कि मरियम नवाज इन एक्शन, इस चीज का ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया गया, इस चीज का जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, बाकायदा पुलिस ने इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी जिसमें ये लिखा था, पहले अल्फाज ही ये थे कि वजीर आला मरियम नवाज इन एक्शन। अब ये सारा गंद खुल गया। यासर शामी ने जो वीडियो बनाई गाजी रोड से, उसने बता दिया कि इनका ये कहना कि हमने ट्रैक किया, ट्रेस किया, हम 2 घंटे की डेडलाइन थी, हम भाग दौड़ कर रहे थे, ये सारा कुछ झूठ साबित हो गया। असल हकीकत ये सामने आई कि ये तो औरतें खुद भागी गाड़ी में से निकलकर, और वो भी एक एक्सीडेंट के नतीजे में। अब जिस रजा को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये रजा डार है, इसहाक डार की बेटी का बेटा, या जो अली डार का भांजा है, इसहाक डार का नवासा है, रजा डार, जिसकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ तस्वीर भी है, जिसका जिक्र वो खवातीन ने भी किया, और यही तस्वीर दिखाकर वो घेर घार के इन खवातीन को पाकिस्तान में लेकर आया था। इस रजा डार को बचाने के लिए पाकिस्तान का मीडिया भी मुतहर्रिक किया गया, और डार खानदान अपना इन्फ्लुएंस ऐसा लगता है कि अब इस्तेमाल कर रहा है, और उसके जरिए से पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है। और मीडिया में ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं रजा डार की फैमिली के जरिए से कि जनाब वो तो फंस गया, वो तो खुद एक विक्टिम है, वो तो पैसे इकट्ठे कर रहा था, वो तो अपने पैसे रिकवर कर रहा था। देखें, ये बड़ा सादा केस है। 2 खवातीन को बहला फुसलाकर पाकिस्तान बुलवाया गया और उन्हें बाकायदा वीजे भी जारी किए गए। इसमें डार साहब की जिम्मेदारी है, उनका जो दफ्तर है वो इस्तेमाल हुआ मुबैना तौर पे। फिर उन्हें दिखाया गया नवाज शरीफ के साथ, इसहाक डार के साथ और अली डार के साथ तस्वीर, बल्कि ये भी क्लेम किया गया कि एक वजीर मेरा बाप है, ये भी कहा उसने। पहले तो बहला फुसला के धोखा दे के इन खवातीन को पाकिस्तान में लाया गया, फिर उसके बाद इन खवातीन को अगवा कर लिया गया। एयरबीएनबी का जो घर है वो हसन का बताया जा रहा है कि हसन नामी जो लड़का पकड़ा गया है उसका वो घर है एयरबीएनबी का, और ये अक्सर इस तरह घर एयरबीएनबी का ले लेते थे, जिसमें जाके ये अपनी जो हरकतें आजकल लोग करते हैं, अब जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह की हरकतें करेंगे, जैसा नवाला जाएगा पेट में वैसी हरकतें करेंगे अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल पहले तो इसने धोखे से बुलाया खवातीन को, फिर उन्हें अगवा कर लिया, फिर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद खवातीन ये बताती हैं कि उनके साथ बदतरीन जिनसी ज्यादती की गई, और दोनों खवातीन बता रही हैं कि हमारे साथ क्या क्या किया गया। वो तफसीलात ऐसी घटिया और घिनौनी, ऐसी इन्होंने हरकतें की हैं, इतने गंदे लोग हैं कि वो आप बयान भी नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते। मैं आपको पढ़ के अंग्रेजी उर्दू किसी जबान में मैं आपको नहीं सुना सकता, मजबूर हूं मैं, जो इन्होंने किया है। जितने ये गंदे हैं ना उतना तो हम बोल भी नहीं सकते। मरियम नवाज की मुझे बात याद आ गई, मेरे पास फिल्में हैं, मेरे पास फलां फलां की फिल्में हैं, मेरे पास वीडियो सबूत हैं। अब मरियम नवाज से वीडियो का धंधा जो शुरू हुआ था वो देखिए आप कहां तक पहुंचा है। तो जैसे बड़े लोग होते हैं वैसे ही खानदान के छोटे लोग भी होते हैं। बहरहाल अब पहले तो धोखा, उसके बाद अगवा, अगवा के बाद तशद्दुद, फिर जिनसी ज्यादती, उसके बाद तावान तलब करना, ये बहुत बड़े बड़े जराइम है। उसके बाद भागने की कोशिश करना, खवातीन को लेकर वो भाग रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वो खवातीन को वहीं छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया क्योंकि खवातीन ने गाड़ी से बाहर निकलकर शोर मचा दिया था। और वहां जाकर पुलिस बजाय इसके कि शवाहिद इकट्ठे करती और ये बताती कि हमने इन खवातीन को कैसे, हमें कहां से मिली, पुलिस ने वो सारी कहानी बदल दी। उन्होंने कहा जी हम तो ट्रैक करते हुए उस घर तक पहुंच गए, वहां से जाके हमने रिकवर कर ली। ये सब झूठ है। वो खवातीन तो पुलिस को सड़क से मिली थी, और कहानी को बदलने के लिए पुलिस ने सारे सबूत भी मिटा दिए। लेकिन शाबाश है यासिर शामी को और उन लोगों को जो इस टीम के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने जैसे भी करके ये सारे लिंक ढूंढे, और ना सिर्फ लिंक ढूंढे बल्कि पूरा खेल बेनकाब कर दिया।
तो अब पुलिस को जो है वो शर्मिंदगी भी नहीं हो रही। अच्छा, वो लड़का जिसको रज़ादार को ये मासूम कहते हैं, वो बाद में जिस तरह गाड़ी भगा रहा है वो भी आप देख लें मनाजिर। वहां से जो गाड़ी भाग रही है उसके भागने के मनाजिर आप देखें ना कि वो निकली कहां से, इतने सारे लोगों के बीच में वो कैसा निकला। वो कभी जिग जैग कर रहा है, कभी यहां भगा रहा है, कभी वहां भगा रहा है। रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो मरते मरते बचा है, कई और लोगों की जान को उसने खतरे में डाला, कई गाड़ियों से वो टकराते टकराते बचा है। पता नहीं वो सही तरीके से अपने घर पहुंचा भी या नहीं, वो तो गाड़ी देखेंगे तो पता चलेगा और कितनी जगह से लगी है। बहरहाल वो लड़का वापस से फिर वहां से भाग गया। जो है वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करती थी अपनी ये खवातीन। और दूसरा जो एक खातून नीदरलैंड की रहने वाली है, वैसे तो ये स्पेन में रहती हैं, रिहाइश तो इन्होंने वहां पे रखी हुई है, लेकिन जो नीदरलैंड की खातून है उसने कोड भी रखा हुआ था डच जबान के अंदर। नीदरलैंड और जर्मनी साथ साथ है, तो वहां पे डच जबान बहुत बड़ी पैमाने पे लोग वहां बोलते हैं। तो डच जबान के अंदर उसने एक कोड रखा हुआ था कि अगर कभी मैं खतरे में हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं ये कोड बोलूंगी, तो उससे आप समझ जाइएगा कि मैं ठीक नहीं हूं। अब इन खवातीन को वहां पे रखा गया, इनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, शीशे के साथ इनके साथ तशद्दुद किया गया, फिर इनके साथ जिनसी तौर पे जबरदस्ती बहुत जुल्म किया गया, ज्यादती की गई दोनों खवातीन के साथ, और मुतअद्दिद मरतबा इन लोगों ने जुल्म किया। और यानी एफआईआर में कुछ भी नहीं है। एफआईआर को अगर आप पढ़े ना तो एफआईआर में 2 नंबरी है, और वो 2 नंबरी ऐसा लगता है कि पुलिस ने जानबूझकर 2 नंबरी की है। एफआईआर पे आने से पहले मैं आपको बताता हूं, इन खवातीन ने जब अपनी फैमिली को बताया तो वहां से मामला एम्बेसी तक गया और बात खुल गई, रोला पड़ गया। जो लाइव लोकेशन थी वो भी उन्होंने शेयर कर दी, 15 मुतहर्रिक हो गई। पुलिस को कहा गया जनाब पकड़ो, रोला शोला पड़ गया, सारे इदारे मुतहर्रिक हो गए, और फिर जनाब छापा मार के खवातीन को वहां से बाजियाब करवाया गया। जब पुलिस खवातीन के पास पहुंचती है तो खवातीन तो पुलिस ही देख रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से, यानी जहां ये जाते थे प्रोटोकॉल मिलता था, सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, बंदे होते थे आगे पीछे, तो उन्हें पुलिस पे भी यकीन नहीं आया। उन्हें लगा ये भी सारी जालसाजी है, इनके अपने लोग आए हैं, डरी हुई थी बहुत ज्यादा। फिर पुलिस ने उन्हें बताया कि जनाब आपकी फैमिली का ये नाम है, ये वाला कोड आपने बोला था, ये सूरत हाल है, लिहाजा आप हम पे भरोसा करें, हम आपको आ गए, हमने आपको बाजियाब करवा लिया, आप कानून के महफूज हाथों में। फिर ये खवातीन ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इन खवातीन को वो फिर लेकर चले गए अपने साथ पुलिस वाले। फिर इन दोनों खवातीन ने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवाए। एक खातून जो है उसका जो बयान है वीडियो वाला, वेनेजुएला वाली जो खातून है उसका 1 घंटे और 6 मिनट का बयान है। जो दूसरी खातून है नीदरलैंड वाली, उसका जो बयान है वो 1 घंटे और 7 मिनट का बयान है। यानी 2.25 घंटे के बयानात इन 2 खवातीन ने वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड करवाए। और जब ये बयान रिकॉर्ड करवा रही थी तो दोनों खवातीन ज़ारो कतार रो रही थी, इनके साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ है। अब वो बातें जो इन्होंने वीडियो बयान में की मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन मैं चले आपको मिसाल देता हूं। अगर आप बेहतरीन इंसानी हकूक के अलमबरदार है ना, और आप ये कहते हैं कि मावराए अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए, और आप ये कहते हैं कि किसी भी इंसान को अदालत से बाहर मार देना बहुत बड़ा जुर्म है और आप उसके मुखालिफ हैं, और आप ये कहते हैं कि सीसीडी जो भी कर रही है वो इंतहाई गलत कदम है, वो नहीं उठाना चाहिए, तो अगर आप वो वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लेना तो आप सीसीडी के दफ्तर के बाहर जाके हाथ जोड़ लेंगे कि इनको जान से मार दो और हमारे सामने मार दो। यानी ऐसा जुल्म तो फिल्मों में भी नहीं दिखाते जैसा जुल्म इनके साथ हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप बेहतरीन इंसान हैं और आप कानून और इंसाफ के मुताबिक चलने वाले बंदे हैं और आप कहते हैं कभी भी मावराए अदालत कोई काम नहीं होना चाहिए, अगर आप ये वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लें तो आप जाएंगे और आप सीटीडी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर उनको हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप इनको फुल फ्राई कर दें या आप इनके नेफे में पिस्तौलें तो फौरन चलाएं। ये आप करेंगे, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं जो हो रहा। अब नाजरीन, ये खवातीन जो है इनकी फैमिली के साथ इनका राब्ता करवाया गया। ये लोग तावान भी मांग रहे थे, ज्यादती भी कर रहे थे, जबर भी कर रहे थे, तशद्दुद भी कर रहे थे। तो खवातीन ने जो मुकदमा दर्ज किया ना, मुकदमे में 2 चीजें बड़ी अजीबोगरीब की गई, और उसके अंदर जो है ना वो एक डीआईजी कामरान साहब का नाम लिया जाता है कि डीआईजी कामरान फैसल साहब ये नून लीग के बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं, बड़े खास लोगों में से हैं शरीफ खानदान के। तो जो कामरान फैसल साहब हैं उनके बारे में ये एलिगेशन मुझे मल्टीपल सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने एफआईआर में झोल छुड़वाए हैं। और एक और बड़ी अजीबोगरीब हरकत की, एक एसएचओ को भिजवा दिया आधी रात को
कि जाके जज को उठाओ, खवातीन का फटाफट दफा 164 का बयान ले और खवातीन को हम निकालें इस मुल्क में से, क्योंकि एम्बेसी का दबाव भी आ रहा था कि जितनी जल्दी होता है खवातीन को पाकिस्तान से बाहर निकालें। अब जनाब वो SHO उठता है, वो मुंह उठा के सीधा फरहाद जो है वो पहुंच जाता है जज साहब के अपार्टमेंट में। वो अपनी फैमिली के साथ अंदर सो रहे हैं। ये रात कोई 1:30-2 बजे के बीच में ये SHO वहां पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है और जज साहब को देख के पहचानता भी नहीं है। वो स्लीपिंग ड्रेस में बेचारे, आपको निकर पहनी होगी या कुछ और पहना होगा या धोती पहनी होगी, जज साहब जैसे भी थे। इन्होंने जाके वहां पे रोला डाल दिया, जज साहब चलें जी चलें, कपड़े पहने, DIG से बात करें, आप चलें, बयान करवाने हैं। जज साहब को गुस्सा चढ़ गया। जज साहब ने सुबह आके अदालत में पहुंचे जब सुबह, तो जजों ने हड़ताल कर दी, मजिस्ट्रेट्स ने। उन्होंने कहा जी ये क्या बदतमीजी है, ये तुम्हारी हरकतें कौन सी है? पहले तुम लोगों के घरों में घुसते थे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते थे, अब तुम जज के घर में घुस गए हो। वो SHO घुस गया 2 कांस्टेबल लेकर। तो DIG ने कहा जी अच्छा मैं मुतमईन करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, कामरान फैसल ने, और उन्होंने मुअत्तल कर दिया। जज ने कहा नहीं मुअत्तल कोई नहीं, इसके ऊपर पर्चा दर्ज करो, ये मेरे घर के अंदर घुसा है। तो फिर जनाब SHO के ऊपर 452 का और 512B का जो है वो मुकदमा मुस्तफाबाद थाने में दर्ज कर दिया गया, जहां पे जज साहब का अपार्टमेंट था। तो अब ये नादरीन कार्रवाई पुलिस ने डाली कि आधी रात को जज को उठा के लाओ ताकि हम फटाफट खवातीन के अपनी मर्जी के 164 के बयानात करवाएं और बस निकालें, सारा मामला इधर रफा दफा करें। एक तो ये कार्रवाई डाली गई, वो उल्टी पड़ गई, जज खड़े हो गए और जजों ने स्टैंड ले लिया। फिर इन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, मुअत्तल भी करना पड़ा, मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा, लेकिन मामला आया गया हो जाएगा। ये SHO को कुछ नहीं होगा, DIG साहब इसको बचाएंगे। जिनके कहने पे DIG के और SSP के कहने के ऊपर उन्होंने ये सारा काम किया, तो इनको बचाया भी जाएगा, उनकी जिम्मेदारी है।